नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त बड़ी खबर के साथ। पटना हाईकोर्ट ने राज्य में शिक्षकों की ट्रांसफर और पोस्टिंग पर तत्काल रोक लगा दी है। साथ ही राज्य सरकार को 3 सप्ताह में स्थिति को स्पष्ट करने का निर्देश दिया है। जस्टिस प्रभात कुमार सिंह ने इस संबंध में दायर याचिकाओं पर सुनवाई की। वरीय अधिवक्ता ललित किशोर ने कोर्ट को बताया कि राज्य सरकार ने शिक्षकों को निर्देश दिया था कि वे 22 नवंबर 2024 तक अपनी ट्रांसफर और पोस्टिंग के लिए विकल्प दे दें। राज्य सरकार ने कहा कि अगर शिक्षक इस तारीख तक विकल्प नहीं देंगे तो राज्य सरकार अपने स्तर पर ट्रांसफर और पोस्टिंग का फैसला ले लेगी। अधिवक्ता ने यह भी कहा कि 2023 के नियमों के अनुसार पुरुष और महिला शिक्षकों को 3 जिलों का विकल्प दिया गया था, जबकि इस नए नियम में पुरुष शिक्षकों को 10 सब डिवीजन और महिला शिक्षकों को 10 पंचायतों का विकल्प दिया गया है, जो पहले के नियम के खिलाफ है। इस मामले पर अगली सुनवाई 3 सप्ताह के बाद की जाएगी। तो ये बड़ी खबर, जहां पर शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर अब हाईकोर्ट की तरफ से फिलहाल 3 हफ्ते के लिए इस पर रोक लगा दी गई है। 3 हफ्ते के बाद इस पर एक बार फिर से सुनवाई होगी। पहले के नियम का हवाला दिया गया है और कहा गया है कि पहले के नियम से इस बार के नियम बिल्कुल अलग हैं और ऐसे में राज्य सरकार को यह स्थिति स्पष्ट करनी होगी। इस बड़ी खबर पर न्यूज़ 18 संवाददाता संजय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, इस फिलहाल फौरी रोक को कैसे देखा जाए? हेलो संजय, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? जी बिल्कुल, देखिए जो जानकारी मिली है उसके अनुसार पटना हाईकोर्ट द्वारा राज्य में शिक्षकों के हस्तांतरण पदस्थापन पर तत्काल रोक लगाया गया है और राज्य सरकार को 3 सप्ताह में स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया गया है। और जो वरीय अधिवक्ता ललित किशोर प्रसाद, उन्होंने कोर्ट को बताया कि राज्य सरकार ने शिक्षकों को निर्देश दिया था कि वे 22 नवंबर 2024 तक अपने हस्तांतरण पदस्थापन के लिए विकल्प दे दें। राज्य सरकार ने कहा कि यदि शिक्षक इस तारीख तक विकल्प नहीं देंगे तो राज्य सरकार अपने स्तर पर हस्तांतरण पदस्थापन का फैसला लेगी। वरीय अधिवक्ता ने बताया कि विभाग ने पुरुष शिक्षकों को 10 सब डिवीजन और महिला शिक्षकों को 10 पंचायतों का विकल्प दिया था। उन्होंने कोर्ट को बताया कि राज्य सरकार द्वारा मनमाने ढंग से विकल्प देने की बात कही गई है। उन्होंने बताया कि 2023 के नियमों के अनुसार पुरुष और महिला शिक्षकों को 3 जिलों का विकल्प दिया गया था, जबकि इस नए नियम में पुरुष शिक्षकों को 10 सब डिवीजन और महिला शिक्षकों को 10 पंचायतों का विकल्प दिया गया है, जो नियम के विरुद्ध है। जो पहले का नियम है उसके विरुद्ध है। इसके बाद अगली सुनवाई 3 सप्ताह के लिए डाली गई है और 3 सप्ताह के बाद इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी। जी बहुत बहुत शुक्रिया संजय इस तमाम जानकारी के लिए। तो 3 सप्ताह में स्थिति को स्पष्ट करना है। हाईकोर्ट ने यह सीधे तौर पर फिलहाल रोक के तौर पर जारी कर दिया है। तो विधानसभा चुनाव के लिए सोमवार को प्रचार अभियान थम चुका है, लेकिन चुनावी शोर जो है वो थमने का नाम ही नहीं ले रहा। एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे और वोट जिहाद पर राजनीतिक बयानबाजी इस वक्त सबसे ज्यादा तेज है। धर्मगुरु मौलाना सज्जाद के एक वीडियो संदेश से इस वक्त बवाल खड़ा हो गया है। एक रहना चाहिए, तो अभी बोल रहे हैं ना कि एक रहना चाहिए। मंडल कमीशन आया, तगड़ा पिछड़ा हुआ। अब एक नई पॉलिटिक्स आई है कि धर्म के नाम पे राजनीति करो। हमारे नेता नीतीश कुमार विकास के नाम पे राजनीति करते हैं। डेवलपमेंट इज द कोर सब्जेक्ट ऑफ अ पॉलिटिशियन और हम उस कोर सब्जेक्ट पर काम करते हैं। जो हालात हेमंत सोरेन ने कर दिए, कांग्रेस ने कर दिया है, वो रांची को कराची बनाना चाहते हैं। वो दुमका, देवघर, सारे जिले को, साहेबगंज को बांग्लादेश बनाना चाहते हैं। अब समय आ गया है कि रांची को कराची नहीं होने दें और दुमका को, साहेबगंज को बांग्लादेश नहीं बनने दें। जब भी विदेशी ताकतों ने छिन भिन किया तो देश को डिवाइड करने का प्रयास किया। अंग्रेज आए तो उन्होंने भी वही किया और बाद में कांग्रेस ने भी इसी पॉलिसी के साथ काम किया। धर्म के आधार पर, समाज के नाम पर लोगों को बांट कर ये स्थिति कर दिया कि आज हिंदू समाज के भी टुकड़े टुकड़े करने का प्रयास किया गया। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा कि देश एक रहेगा तो देश सेफ रहेगा। नारे लगाए जा रही है, किसके खिलाफ जहर फैलाया जा रहा है बीजेपी की तरफ से, ये सब के सब भाजपा के लोग एक समुदाय के खिलाफ नफरत पैदा करने का काम कर रहे हैं।
याद रखो मोदी योगी आदित्यनाथ, देश रहेगा, आप और हम खत्म हो जाएंगे, देश बाकी रहेगा। और इस देश की ताकत यहाँ की भाईचारगी और मोहब्बत है। हाँ, हमेशा करते हैं, इन लोग का कहना नहीं रहता और तो कोई बात है नहीं। देश में गरीबी, गुर्बत, लाचारी, बेबसी, बेकारी है। आई लोग रोज यही बकवास करते हैं। उधर संत समाज एक हैं और सेफ हैं के नारे के समर्थन में अब उतर चुका है। साधुओं ने वोट जिहाद की आलोचना की और साधु संतों ने वोट जिहाद के लिए की गई कुछ मौलानाओं की अपील की खुलकर निंदा की और मौलानाओं के बहकावे में न आने की अपील करते नजर आए। इस प्रकार से वोट जिहाद चलाया जा रहा है, मुस्लिम उलमा, कट्टरपंथियों, मुल्लों के द्वारा जिस प्रकार से वहां के जनता को भरगलाने का प्रयास किया जा रहा है और वोट जिहाद के माध्यम से कहा जा रहा है कि बीजेपी को वोट ना करें। इसमें पूज्य कुछ धर्मगुरुओं ने भी अपील किया है सनातनियों के पक्ष में वोट करें। उसका एक कारण है सनातनियों का आह्वान करना धर्मगुरुओं का, क्योंकि जिस प्रकार से वहां पर मुल्ले, मौलवी, मदरसा लगातार ये प्रयास कर रही है कि हिंदुत्ववादी विचारधारा के लोग चुनाव न जीतें, राष्ट्र विरोधी चुनाव जीते। इसके नाते हिंदू धर्मगुरुओं को आगे आना पड़ा है और हिंदू धर्मगुरुओं को भी अपील करना पड़ा है कि सनातनी का ही चुनाव करें। जो वोट जिहाद वाली एक जो मुस्लिम धर्मगुरुओं की तरफ से बात चलाई जा रही है, यह बिल्कुल गलत है कि जिस प्रकार अगर मुस्लिम समाज एकजुट होकर हिंदू विरोध में वोट अपने देता है, तो मैं भी अपने हिंदू समाज से ये अपील करना चाहूंगा कि आप लोग भी एकजुट होकर हमारे हिंदू समर्थक जो दल हैं उनको समर्थन दें, उनको वोट दें, जिससे कि ये जो मुस्लिम ताकतें हैं, हिंदू विरोधी ताकतें हैं, इनको परास्त किया जा सके। वोट जिहाद होना चाहिए। अगर वोट जिहाद होगा तभी सब हिंदू एक होंगे। कारण क्या है कि हिंदुओं को सिर्फ वोट देना है और जाति में बट करके दें, ये नहीं, सनातन में हो करके दें तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। क्योंकि जैसे मुसलमान एक हो करके वोट जिहाद करते हैं, वोट जिहाद उनका होता है, वो अपने ही एक विशेष पार्टी को देते हैं, एक विशेष जाति को देते हैं। तो इसी तरह से हमारे हिंदुओं में भी ये संगठन होना चाहिए कि जो हम एक सनातनी संस्कृति से जुड़े हुए हैं और हमारा सनातन धर्म जिसका उद्धार करे, जो हमारे सनातन धर्म का उत्थान करे, जो हमारे सनातन धर्म को आगे लेकर के आवे, जो हमारे सनातन धर्म के लिए जूझे, उसके लिए हम वोट करें। और इसलिए हमारे यहाँ वोट जिहाद जरूरी है। तो मैं समस्त सनातनी समाज से अपील करूंगा कि वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट कर भारत व सनातन समाज एकजुट होकर एक रहेंगे, नेक रहेंगे, नेक रहेंगे, सब बसते और फलते फूलते रहेंगे। इसलिए समस्त हिंदू समाज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट दें और इस्लामिक जिहाद से बचे। भारत में मुस्लिम धर्मगुरु अगर गैर हिंदुत्ववादी सरकार के लिए वोट करने की अपील करते हैं, तो हम भी अपने हिंदुओं से अपील करते हैं कि जो सरकार हिंदुत्ववादी सरकार हो, सनातन के लिए कार्य करे, हम भी एकजुट होकर उसी के लिए वोट करें। यह हमारी प्राथमिकता होगी। सत्य को स्वीकार करना होगा कि आज भारत की धरती पर गैर सनातनी सरकार को खड़ा करने के लिए हर तरह से षड्यंत्र किया जा रहा है, लेकिन हिंदुओं से अपील है कि सिर्फ हिंदुत्ववादी सरकार के लिए वोट करें। क्या अपील करेंगे? घोर निंदा कर रहे हैं सभी अखाड़े, सभी संत, पूरे देश के लोग हैं जो इसकी निंदा कर रहे हैं। लोगों से इस पे अपील ये करना है कि इनके भ्रामक बातों पे न जाएं और आपका जो स्वतंत्र है, जो अंदर से है, जो होता है कि हमको प्रतिनिधि चुनना है, उनको आप वोट करें। तो झारखंड और महाराष्ट्र में मतदान से पहले लव, लैंड और जिहाद के बाद अब वोट जिहाद और बुर्का जिहाद पर राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि जहां भी मतदान हो रहा है वहां धर्म के नाम पर वोट नहीं हो, बुर्का उठाकर मतदान करवाया जाए। बुर्का खोलने का अगर कोई विरोध करे तो उसका डटकर मुकाबला करें। मैं इलेक्शन में जुड़े हुए सारे अधिकारियों से कहूंगा, झारखंड हो या महाराष्ट्र हो, और एनडीए के कार्यकर्ताओं से कहूंगा जो पोलिंग एजेंट होते हैं, धर्म के नाम पर वोट जिहाद ना करें। बुर्का पहन करके, बुर्का खुलवा करके देखें। अगर बुर्का खोलने का कोई विरोध करे उसका डट के विरोध करे, क्योंकि कानूनन ये सही है
कि बुर्का उठा करके उनका चेहरा देखा। तो बुर्का उठाकर मतदान करने के मामले पर अब मनोज झा ने अपनी प्रतिक्रिया दी। मनोज झा ने पीएम को सोचना है कि किस तरह से देश का निर्माण करें, ये कहा है। बीजेपी को आग निकालना आता है, इससे ज्यादा वो कुछ और नहीं कर सकती। ये माहौल चल रहा है, प्रधानमंत्री जी को तय करना होगा कि किस प्रकार के देश का निर्माण कर रहे हैं। आप सबके प्रधानमंत्री नहीं प्रतीत होते और ये दुख का विषय है। तो वोटिंग शुरू होने से 24 घंटे पहले बुर्का पर सियासत गर्मा चुकी है। बीजेपी ने कहा कि वोटिंग नियम कानून से ही होगा, वोटिंग से पहले वोटरों की पहचान जरूरी होती है। इस देश में सभी की आइडेंटिटी चेक करने के लिए और वोट करते समय आपका फोटो का क्या मतलब जब आपका चेहरे से मिलान नहीं होगा। इस तरह की जो हमारी महिला मुस्लिम बहनों को जो पर्दा प्रथा में डालना चाहते हैं वो समाज के दुश्मन हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और बड़ी खबर पटना से, जहां प्रोफेसर से ठगी के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। पटना पुलिस आधिकारिक बयान से इस तरीके से सामने आ चुकी है। इंटरस्टेट ठगी का ये पूरा मामला है। पटना पुलिस की तरीके से ये बड़ा बयान दिया गया है। अलग अलग राज्यों से साइबर अपराधियों ने पैसे की निकासी की है। कर्नाटक, वेस्ट बंगाल और गुजरात से ये पैसे निकाले गए हैं। कुल 5 खातों के जरिए पैसे निकाले गए। प्रोफेसर से 3 करोड़ 7 लाख रुपए की ठगी की गई है। पटना विश्वविद्यालय के रिटायर्ड महिला प्रोफेसर हैं जिनसे साइबर अपराधियों ने ठगी की। सीबीआई अधिकारी बनकर और मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तारी का डर दिखाया गया। ठगी और इनके साथ तकरीबन 3 करोड़ 7 लाख रुपए के आसपास की जाती है। 2 दिनों तक इन्हें हाउस अरेस्ट रखा गया। जिस तरीके से डिजिटल अरेस्ट में इनको रखकर ये ठगी की गई है, ये अपने आप में अब इस वक्त पुलिस जो है पटना की वो ये कह रही है कि इंटरस्टेट पूरा ये नेटवर्क जो है वो काम कर रहा है। और पटना के साइबर थाने में जैसे ही केस दर्ज हुआ उसके बाद छानबीन में पटना पुलिस तत्परता से जुट गई। तो ये बड़ी खबर इस वक्त, जहां पर अब पटना पुलिस की तरफ से कई बड़े खुलासे सामने आए हैं। पटना पुलिस ये कह रही है कि कुल 5 खातों के जरिए पैसे निकाले गए हैं। अब ये खाते कहां के जरा वो भी जान लीजिए। अलग अलग राज्यों से ये नेटवर्क जो है ये ऑपरेट हो रहा है, जिसमें साइबर अपराधियों ने अलग अलग राज्यों में कर्नाटक, वेस्ट बंगाल और गुजरात से पैसे की निकासी की है। 5 खाते का जिक्र पटना पुलिस कर रही है। प्रोफेसर से 3 करोड़ 7 लाख रुपए की इस ठगी में हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में ये कहा था कि भाई अगर ऐसी स्थितियां आपके सामने आती हैं तो जरा सोचिए, समझिए और उसके बाद एक्शन लीजिए। क्या कुछ कहा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, जरा वो भी सुनिए। अरेस्ट के फ्रॉड में फोन करने वाले कभी पुलिस, कभी सीबीआई, कभी नारकोटिक्स, कभी आरबीआई, ऐसे भांति भांति के लेबल लगाकर बनावटी अधिकारी बनकर बात करते हैं और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ करते हैं। मुझे मन की बात के बहुत से श्रोताओं ने कहा कि इसकी चर्चा जरूर करनी चाहिए। आइए मैं आपको बताता हूं ये फ्रॉड करने वाली गैंग काम कैसे करती है, ये खतरनाक खेल क्या है। आपको भी समझना बहुत जरूरी है, औरों को भी समझाना उतना ही आवश्यक है। देखिए 5 तारीख को ही इनको 5 नवंबर को ही इनको कॉल आया कि इनका कैनरा बैंक में हैदराबाद में कोई अकाउंट है। वो अकाउंट जो है मनी लॉन्ड्रिंग मामले से लिंक्ड है, जो कि मनी गोयल से, जो कि नरेश गोयल से जो है ये मामला संबंधित है और इस मामले की जांच कर रहे हैं। और उसने सुप्रीम कोर्ट और ये सीबीआई का भी हवाला दिया कि ये हाई प्रोफाइल जांच हो रही है। इसलिए आपको जो है अगर आपको ब्लैक मनी आपके पास नहीं है तो आपको कोई भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना पैसा जो है भेज रही हैं वो आरबीआई के द्वारा चेक किया जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के अंडर में, इसलिए आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और अगर आप जेन्युइन पाएंगे तो सारा पैसा आपको रिटर्न कर दिया जाएगा।
खबर सासाराम अनुमंडल क्षेत्र से, जहां करगहर के कुसही में सीएम नीतीश कुमार ने स्वर्गीय रामायण राय के प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दौरान उनके साथ कई मंत्रियों की मौजूदगी रही। बता दें कि स्वर्गीय रामायण राय के पुत्र बेतिया के डीएम दिनेश राय हैं। कार्यक्रम के दौरान बनाए गए मंच से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ग्रामीणों का अभिवादन किया। इस दौरान मंत्री अशोक चौधरी, विजय सिन्हा, श्रवण कुमार, संतोष सिंह जमा का उनके साथ मौजूद रहे। के लिए रामायण राय तो 20 नवंबर को झारखंड में दूसरे और अंतिम चरण का चुनाव हो रहा है। साहिबगंज में शांतिपूर्ण चुनाव को लेकर कटिहार में पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर आ चुकी है। साहिबगंज में शांतिपूर्ण चुनाव संपन्न हो, इसे लेकर कटिहार पुलिस विशेष गश्ती इस बॉर्डर के इलाके में चलाती हुई। एसपी के मुताबिक 5 जगह बैरिकेडिंग की गई है। साथ ही साथ गंगा नदी में वाटर पेट्रोलिंग के साथ पुलिस की गश्ती को तेज कर दिया गया है। एसपी ने कहा कि दोनों राज्यों के जो वांछित अपराधी हैं उन पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। 7 ऐसे चेक पॉइंट बनाए गए हैं जहां पर हम लोगों का डिप्लॉयमेंट है और हम लोग ये चेक कर रहे हैं कि कोई शराब या अननेसेसरी चीज़ का मूवमेंट ना हो। तो ये चेक पॉइंट्स जिससे पहले चुनाव में रहे हैं, इसी तरीके से इस बार भी बनाए गए हैं। साथ ही साथ साहिबगंज के जो भी वारंटी हैं उनकी सूची हम लोगों ने शेयर करी है और उसमें छापेमारी चल रही है, ताकि अगर कोई अपराधी साहिबगंज का हो तो उसमें हम लोग गिरफ्तारी कर सकें। बॉर्डर सीलिंग की कार्रवाई एक 48 घंटे पहले करनी होती है, जो 20 तारीख चलती रहेगी। हम लोग का प्रयास रहेगा कि जो चुनाव है वो शांतिपूर्ण तरीके से हो और बिहार का जो भी सहयोग मिल सकता है वो हम दें। तो वहीं कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान ने बिहार में स्वास्थ्य विभाग में हो रही लापरवाही को लेकर बड़ा बयान दिया है। कांग्रेस विधायक दल के नेता शकील अहमद खान ने कहा कि पटना के मरीज की मौत के बाद आंख गायब हो जाती है, जिस पर सरकार कोई जवाब नहीं दे रही। दरभंगा में महिला की डिलीवरी होने के दौरान उसके पेट में कपड़ा छोड़ दिया जाता है। स्वास्थ्य विभाग की इतनी बड़ी लापरवाही पर भी सरकार कुछ नहीं बोल रही। स्वास्थ्य मंत्री जनता के हित में काम करने की योजनाओं में लापरवाही होने पर कुछ नहीं कहते, लेकिन किस तरह से फायदा होते रहे इस पर ज्यादा ध्यान जरूर दिया जा रहा है। तो आउटसोर्सिंग है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मॉनिटरिंग नहीं है, तो आपको क्या उम्मीद की जा सकती है बिहार में। मैं हमेशा से ये कह रहा हूँ कि बिहार में लगता ही नहीं कि सरकार का इकबाल ही खत्म हो गया है। और हेल्थ डिपार्टमेंट में कोई ऐसा डिपार्टमेंट आप उठा करके देख लीजिएगा तो इसमें इंटरेस्ट है कि हमारा पैसा वहाँ से कितना बने, कितना ज़्यादा भ्रष्टाचार हो जाए, किस बहाने से पैसा आ जाए। तो यही उसकी वजह से ये सारी चीज़ें अभी तक सर होगा भी नहीं, उम्मीद भी मत कीजिए। कई एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे। ब्लॉक लेवल के जो हॉस्पिटल्स होते हैं, उस हॉस्पिटल्स के बगल में आपको छोटे छोटे हॉस्पिटल्स खुल जाते हैं और उस हॉस्पिटल में आए हुए जो हॉस्पिटल में पेशेंट होते हैं, सरकारी हॉस्पिटल के पेशेंट में वहाँ दलाली करके वहाँ भेज दिया जाता है और वहाँ डेथ हो जाती है तो पैसा दे दिया जाता है। मेरे यहाँ की एक घटना है। तो सिचुएशन तो इस तरह की वर्स्ट होती चली जा रही है हेल्थ सिस्टम में। बिहार सरकार के मंत्री नितिन नवीन ने बिहार के 2 सरकारी अस्पतालों में हाल के दिनों में हुई लापरवाही को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि आंख निकालने का मामला और दरभंगा में महिला के डिलीवरी के बाद उसके पेट में कपड़े का छोड़ दिया जाना, इन दोनों ही मामलों पर सरकार बेहद गंभीर है। सरकार ने दोषियों पर कार्रवाई के निर्देश तक दिए हैं। जांच रिपोर्ट आने के बाद दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई जरूर होगी। जाती तो निश्चित रूप से कार्रवाई होगी और हमेशा से माननीय मुख्यमंत्री का निर्देश रहा है कि इस तरह की लापरवाही को कहीं नहीं बख्शा गया है। और जिन लोगों ने भी इस प्रकार से जो दोनों मामले आपने बताए हैं, मुझे उम्मीद है कि स्वास्थ्य विभाग इसकी पूरी जांच कराकर तुरंत कार्रवाई। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।